सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सबको इंतजार है उत्तरकाशी से अच्छी खबर का। माना जा रहा है कि आज शाम तक कोई ना कोई बढ़िया खबर वहां से मिलेगी। कुछ ही देर में सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने जा रही है। इसी बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि सिलग्यारा सुरंग में 13 दिनों से फंसे 41 मजदूर अब बचाव दल से कुछ ही मीटर की दूरी पर रह गए हैं। मजदूरों को निकालने का अभियान अब अपने अंतिम चरण में है। 48 मीटर से ज्यादा पाइप ड्रिल किया जा चुका है। करीब 9 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे के मुताबिक स्थिति अब काफी बेहतर है। उन्होंने बताया कि कल उन्हें ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म की फिर से मरम्मत करनी पड़ी। अच्छी खबर यह भी है कि अगले 5 मीटर तक ड्रिलिंग के रास्ते में कोई भी धातु का अवरोधक नहीं है। ये आपको बता दें कि ये इमेजिंग के माध्यम से इसका पता लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि ड्रिलिंग में अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। भास्कर खुलबे ने यह भी उम्मीद जताई कि शाम 6 बजे तक मजदूरों तक पाइप पहुंच जाएंगे। और इस बीच अभी जो ताज़ा जानकारी वहां से मिली उसके मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वहीं पर हैं और वो सुरंग के अंदर गए हैं। उनकी तस्वीरें भी आपको हम कुछ देर में दिखाएंगे, जो आप अभी देख भी सकते हैं ये, लेकिन पहले कि उनके आने की है। और सुरंग के अंदर भी वो गए हैं, वहां की तस्वीरें भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी जो पूरी मशीन को उन्होंने काट दिया है, तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होकर अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है। अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहां साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शायद जा पाएगा। तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले। जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम जरा तेजी से आगे बढ़े। उसके बाद का उस कंडीशन देख के हम इट इज पॉसिबल कि हम ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का फिर से इस्तेमाल करें। लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत सारे दूसरे सेंस भी होता है, मशीन क्या फील कर रहा है, कितना प्रेशर पे है, कितना टॉर्क पे है, ये सब पैरामीटर्स देखते हुए हम आगे का डिसीजन लेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा। हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। तो आपको यही बता दें कि मजदूरों को सुरंग से पाइप के जरिए बाहर निकालने के लिए एक स्ट्रेचर भी बनाया गया है। इस स्ट्रेचर को पहले एनडीआरएफ के जवान अंदर लेकर जाएंगे और फिर मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। एनडीआरएफ ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसमें दिखाया गया कि ये जो पूरा स्ट्रेचर है किस तरह से काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें लेट करके ही, चूंकि पाइप का आकार छोटा है, व्यास छोटा है, इसलिए लेट करके स्ट्रेचर के माध्यम से बाहर आ सकते हैं। और इसी के लिए एक रस्सी से इसको बांधा गया है और रस्सी को खींच करके स्ट्रेचर से एक एक करके सबको बाहर निकाला जाएगा। हमारे सहयोगी नीता शर्मा, किशोर रावत घटनास्थल पर ही मौजूद है। अनीता, अभी वहां पर क्या तैयारी है और क्या प्रगति है? कहां तक खुदाई हो चुकी है? कितनी दूरी और बची है? क्या जानकारी मिल पा रही है? अखिलेश, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो अगला 5 मीटर है, जो ग्राउंड ब्रेकिंग पेनिट्रेशन रेडार सिस्टम सरकार ने यूज़ किया था, उससे ये साफ हो चला है कि अगला जो 5 मीटर है उसमें कोई मेटल की जो धातु है वो डिटेक्ट नहीं हुई। ये एक अच्छी खबर है, जिसके चलते जो ऑगर मशीन है जब वो चलेगी तो वो एकदम से जो एरिया है उसको वो क्लियर कर देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कुछ देर पहले ही पुष्कर धामी साहब, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे सुबह से। अभी ये आप देख रहे हैं, ये वीके सिंह साहब हैं, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रोड्स एंड सेफ्टी के, ये भी अभी अंदर गए हैं। तो एक एक करके सभी लोग जो हैं
मिनिस्टर साहब भी सुबह से यहाँ पे कैंप कर रहे थे, धामी साहब भी यहाँ पे थे, लेकिन वो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसा कि अभी ये दोनों अंदर गए हैं, उससे ऐसे लग रहा है, क्योंकि सुबह जब मैंने खुलबे साहब से, भास्कर खुलबे साहब से बात की थी, तो उन्होंने मुझे टाइमलाइन दी थी कि होपफुली शाम के 6 बजे तक हमारे पास लोग आने जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो ये ही माना जा रहा है। अभी 5 बजे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए अगले 1-2 घंटे में ये जो एक रे ऑफ होप है उसमें सच में वो लोग बाहर आ जाएंगे। आप एनडीआरएफ की टीम्स को भी वहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने, जैसे कि आप बता रहे थे कि उन्होंने भी एक मॉक ड्रिल की थी कि किस तरह से इन लोगों को स्ट्रेचर में डालकर रोल आउट किया जाएगा। जहाँ पर वो खड़े हैं उसके नीचे ही एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जो एक प्राइमरी बेसिक हेल्थ जो केयर है वो देगा, जो बेसिक आपको फर्स्ट एड चाहिए होती है, क्योंकि हर एक मजदूर का जो एक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या किशोर, हम आपके पास थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन जो सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हमने की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, आइए सुन लेते हैं। Not been mustered, and which is required and not been mustered for this particular rescue operation. Having said that, मैं चंद एक बातें आपको बताता हूं कल से जो बदली हैं। कल से अब तक प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द पाइप इनटू द टनल थ्रू द डेब्री, उसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। ठीक है। When I left you yesterday, the drilling had not started. There was a little bit of a problem, an encumbrance had been encountered, और वो रात भर चला। It was a steel pipe जो छत पे लगता है टनल के, that had fallen in the debris, और डेब्री के अंदर मालूम नहीं हो रहा था कि कहां कहां इस तरह के अड़पने अड़चन हैं। And progress was then subsequently made to remove this again with the gas cutters. It took a lot of time. उसके बाद जब ये ऑपरेशन दोबारा शुरू होने वाला था, इट वाज डिस्कवर्ड कि जो पाइप 6-6 मीटर के पाइप जो लग रहे हैं, उनमें से जो आखिरी पाइप है उसके अंदर एक बेंड आ गया है, और उस बेंड के वजह से शायद ऑगर नहीं जा पाएगा अंदर आसानी से, तो ऑगर को वापस बाहर निकालना पड़ा। उस पाइप को उतना हिस्सा पाइप का काटना पड़ा, ये इसी में रात भर लग गई, काटना पड़ा। साथ में क्योंकि ऑगर पे इतना जोर पड़ा था, तो उसका जो बेस था जिसके ऊपर वो माउंटेड है, उस बेस के ऊपर इतना ज्यादा जोर पड़ा कि उसके नट बोल्ट जो थी, जो उसके ऊपर जो सीटिंग थी, वो निकल गई, एंड इट हैड टू बी रीसेट। अब आप समझ सकते हैं कि सीमेंटिंग के साथ इसको रीसेट करना पड़ता है, नट्स एंड बोल्ट्स बड़े लगाने पड़ते हैं, उनको टाइट करना पड़ता है मशीन के जरिए। तो क्विक ड्राइंग सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्मली सीमेंट के साथ अगर हम लगाएं बेस, तो आपको वक्त लगेगा उस बेस को कॉन्क्रीटाइज, मतलब अच्छी तरह से सेट करने के लिए, मगर सब जितने आले इस्तेमाल कर सकते हैं उनको इस्तेमाल किया ताकि इट कैन बी सेट क्विकली, एंड माउंटिंग हैज बीन मेड अगेन। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। उम्मीद है कि अभी पुशिंग हो रही है, पाइप्स की पुशिंग हो रही है, आगे जो पाइप्स को हटाया था उस पाइप्स की पुशिंग हो रही है, एंड वी होप दैट थोड़ी देर के बाद अगर ये सब ठीक रहा तो ऑगर का काम दोबारा शुरू हो जाएगा। जो अच्छी खबर है, वेल्डिंग कहां पर, हाँ ओके, 2 घंटे के बाद वेल्डिंग, उसकी जो पाइप्स की जो वेल्डिंग है वो कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी पुशिंग होगी, और तब जाके इस ऑगर का इस्तेमाल होगा। तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। अच्छी बात तो ये है, खबर तो ये है कि वहां पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया, जो एक कंपनी ने प्रोवाइड किया, पार्सन ओवरसीज एक कंपनी है, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की, इनटू द सॉइल। उससे यह साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है।
तो उम्मीद है कि द मूवमेंट ऑफ द ऑगर विल बी ऑफ कोर्स डन वेरी वेरी डेलिबरेटली, मगर उम्मीद यह है कि इट विल बी स्मूथ 5 मीटर तक, और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टू डिटरमिन कि और कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आगे आ रहा है। सो दिस इज अ गुड डेवलपमेंट, बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मगर जैसे मैं आपको पूरे वक्त कहते आया हूं कि इसमें पहचान हम सब की होनी चाहिए कि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, बहुत डेलिबरेट ऑपरेशन चल रहा है। एक गुंजाइश कहीं हो उससे जो है काफी चीजें अपसेट हो जाती हैं। तो वही बात आ जाती है कि आप टाइमलाइंस जो है उनके ऊपर कंट्रोल रखें, उनकी खबर के बारे में कंट्रोल रखें, ब्रेकिंग न्यूज देकर के अभी होने ही वाला है, ब्रेक थ्रू होने ही वाला है, उससे फिर वही गलत फहमियां होती हैं पब्लिक परसेप्शन में। ये बात मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। अगली चीज, बिफोर कमिंग बैक टू एनीथिंग एल्स टू डू विद द टनल, मैं चाहता हूं कि अभी तक 2 या 3 दिन में हमने मेंशन नहीं किया है कि ये जो अगले जो 4 ऑल्टरनेटिव्स हमारे और हैं जिन पे अभी काम पूरी तरह से नहीं शुरू हुआ है, एक तरफ से शुरू हुआ था उसको भी कुछ हद तक रोका है, उसके लिए इक्विपमेंट आ रहा है, बहुत सा इक्विपमेंट उसके ऊपर उसके लिए आ रहा है जगह जगह से। अब टू डेमोन्स्ट्रेट टू यू के जो ये काम है ये सिर्फ अकेले 1, 2, 3, 4 एजेंसी नहीं कर रही है, ये पूरी सरकार के हर एजेंसी लगी हुई है इसके अंदर। आई वॉन्ट टू प्रूव टू यू कि अब राज्य सरकार भी इसके अंदर कितने जोर शोर के साथ शामिल हुई हैं। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, इधर से आप देखें तो गुजरात से इक्विपमेंट गुजरात से आया है, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से जा रहा है यूपी के अंदर और फिर उत्तराखंड। भारी इक्विपमेंट, फ्लैट बेड, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर, हर जगह जहां रात भर लोग जागे हैं, कोऑर्डिनेट किया है लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ, स्टेट अथॉरिटीज के साथ कि ग्रीन कॉरिडोर मिले इनको। आपको मालूम है कि रात के वक्त अगर नेशनल हाईवेज पर किस तरह की ट्रैफिक होती है, अगर वो ग्रीन कॉरिडोर ना मिले तो अरसा जो है द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट विल टेक विल बी ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड और 4 टाइम्स। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन किया है और हर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है यू हैव फाउंड ग्रेट कोऑपरेशन, great sense of commitment the whole night. This is what is proving that this operation more than anything else is a all of government operation, all of. तो आप सुन रहे थे किस तरह से ये बताया जा रहा है कि कुछ अच्छी खबरें वहाँ से मिली हैं। पहली बात तो ये है कि केवल 5 मीटर जो है अगले, उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये रेडार के जरिए पता लगाया गया है। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि जो खुदाई है वो उसका काम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, तो बहुत जल्दी उन तक पहुंचने की संभावना, उम्मीद बढ़ जाएगी। किशोर रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। किशोर, ये जो आप तस्वीरें आपने भेजी थी कुछ देर पहले, जो हम लगातार दिखा भी रहे थे कि किस तरह से ऑगर मशीन को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई जो रॉड्स थी वो सामने आ गई और उसके चलते मशीन को नुकसान भी पहुंचा था। साथ ही जो प्लेटफॉर्म था जिस पर मशीन को माउंट किया गया था उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी, इसको फिर दोबारा उनको रिपेयर करना पड़ा था। तो क्या ये सारी दिक्कतें दूर कर ली गई हैं और अब क्या बताया जा रहा है वहाँ पर कब तक जो है ये खुदाई का काम शुरू कर दिया जाएगा? देखिए, लगभग 2.5 जब पीसी हो रही थी उन्होंने कहा था कि 2 घंटे बाद ये काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी ऑगर मशीन अपनी फुल पावर में काम करना शुरू कर देगी। जो लगातार पिछले 15 से 16 घंटों में जो हमने तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें जो लोहे का पाइप है उसको काटना पड़ा, जो 800 mm का था, क्योंकि वो अंदर से बेंड हो गया था सरिये की वजह से। उन सरियों को काटना पड़ा। एक मोटे मोटे पाइप होते हैं जो छत पे लगाए जाते हैं पूरा ओवरऑल, ताकि मजबूत रहें अंदर से जो ये कंक्रीट के जो टनल होती है। अब ऐसे में वो सारी चीज़ों को, जो ऑब्स्टिकल बीच में आ रहे थे, ये वही ऑब्स्टिकल थे जो बार बार बीच में आ रहे थे, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। ऑगर मशीन का जो ब्लेड होता है जो क्लॉकवाइज घूमता है वो भी टूटा, उसको भी वेल्ड करके नया लगाया गया। तो यानी पूरा प्रोसीजर था करीबन 15 से 16 घंटे का रहा। उसमें उस पाइप के अंदर 45 मीटर तक
जो सरिया काटने के लिए अंदर लोग गए थे उनका टाइमिंग, ये सारा टाइमिंग मिला के काफ़ी लंबा गुजरा। अब इन्होंने GPRA टेक्नोलॉजी से एक चीज़ चेक करी है कि 5.4 मीटर तक कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, सीधा मशीन पुश करके अंदर ड्रिल कर सकती है। जो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि मशीन अपनी पावर में काम नहीं कर रही थी क्योंकि ऑब्स्टिकल बार बार आ रहे थे, उनको लग रहा था बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए धीरे चलाया जा रहा था। अब वो GPR टेक्नोलॉजी के से कंफर्म हो गया कि कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, वो किसी भी टाइप का ऑब्स्टिकल हो। अब ऐसे में मशीन जो है वो फुल पावर में चलेगी और जो उसका फुल पावर चलने का जो टाइमिंग है यानी 1 घंटे में 6 मीटर 5 मीटर के करीब करती है वो, तो यानी बहुत नज़दीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अभी टनल में पहुंचे थे और उनको बताया गया सारा कि हम कितने नज़दीक हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है कि जो 5.4 है वहाँ पर कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, इसलिए मशीन को तेज़ी से काम किया जाएगा। पिछले अगर 16-17 घंटे की बात करें तो जब मशीन तेज़ी से काम कर रही थी तो ऑब्स्टिकल आए थे जो आयरन के थे अंदर, स्टील रॉड, उसकी वजह से मशीन बहुत तेज़ी से पुश किया और पीछे से मशीन ऐसे लिफ्ट को हो गई और जिसकी वजह से उसने प्लेटफॉर्म तोड़ दिया था। उस प्लेटफॉर्म को भी ठीक किया गया, ईंटें लगाई गई, कंक्रीट डाला गया, बड़े बड़े लोहे की रॉड्स डाली गई ताकि वो मशीन वहाँ पे टिकी रहे। तो ये बहुत लंबा ऑपरेशन था। अब ऐसे में जो लगातार मशीन के काम करने की बात की जा रही है वो लगभग 2.5 घंटे के बाद ही वो मशीन काम करेगी और इनके पास जो अब अंदर जाने का समय है वो लगभग हो सकता है कि रात भी हो जाए, लेकिन ये बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और ऑब्स्टिकल नहीं है, इस बात को ये कंफर्म हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत तेज़ी से करेंगे। एक छोटी सी चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, 48 मीटर तक गए थे लेकिन उसमें 1.4 मीटर इन्होंने वो लोहे का पाइप जिससे लोगों को बाहर निकालना है उसको काटना पड़ा। उसकी भी तस्वीरें सामने हैं कि किस तरीके से उसको काट के बाहर लाना पड़ा, क्योंकि अगर वो पाइप टूट गया था अंदर तो उससे जो बाहर निकलने वाले लोग हैं उनको नुकसान हो सकता था और मशीन आगे काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 18 mm का ये मोटा पाइप है और ओवरऑल देखा जाए तो 800 mm का है। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया रही। अब देखते हैं कि किस तेजी से काम होता है। और बिल्कुल नए पाइप की वेल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि जब ये PC कर रहे थे उससे करीबन आधा घंटा या 45 मिनट तक पहले ही बता दिया था कि वेल्डिंग हो रहा है, लेकिन उन्होंने PC आके जो ऑफिशियल ब्रीफिंग थोड़ी लेट दी। लेकिन ये है कि अब जो ऑगर मशीन काम करेगी लगभग 2.5 घंटे बाद, अगर हम पूरा ओवरऑल जोड़ जाए ऑफिशियल्स की जानकारी जो अंदर से बाहर आई थी तो लगभग 2 घंटे बाद, क्योंकि आधा घंटा उनको अंदर गए थे पता किया था, तो 2 घंटे बाद ऑगर मशीन जिस तरीके से काम करेगी तो उम्मीद है कि बहुत जल्द अच्छी सूचना मिलेगी और जो पूरा मलबा है 57 मीटर का उसको ये पाइप तोड़ता हुआ आगे निकल जाएगा, यानी उस तरफ पहुंच जाएगा जहां वो लोग फंसे हैं। श्योर, शुक्रिया आपका। आपके पास लगातार आते रहेंगे। उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द हमें अच्छी खबर दें, जिसको पूरे देश को इंतज़ार है। शुक्रिया आपका। और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पुजारियों ने आज उत्तराखंड के सिलक्यार सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों की सुरक्षा के लिए विशेष आरती की। इस दौरान सभी ने इन मजदूरों के लिए महाकाल से प्रार्थना भी की। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आपको बता दें कि थाईलैंड में विश्व हिंदू कांग्रेस जो है उसका उद्घाटन आज किया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरा विश्व एक परिवार है, हम सबको आर्य बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सभी हिंदू परंपराएं बौद्धिक मतभेदों के बावजूद धर्म का उदाहरण है। भारत में सभी संप्रदायों को अनुशासन का पालन करने के लिए खुद में सुधार करने की आवश्यकता है। दुनिया सही राह पर नहीं है, लड़ खड़ा रही है। भागवत ने आगे कहा कि दुनिया ने 2000 वर्षों से खुशी और शांति लाने के बहुत सारे प्रयोग किए हैं। भौतिकवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद का उपयोग भी सभी ने किया। विभिन्न धर्मों को आजमाया, उन्हें भौतिक समृद्धि मिली है, लेकिन फिर भी कोई संतुष्ट नहीं। And we will make everybody Arya, that is culture. That word also is inadequate, but for the want of better word, I must say culture. Then there is second, Dhana Vijay.
to acquire possession of all means of material happiness. People try to fight and dominate each other. We have experienced this. This is a righteous type of. डीप फेक वीडियोस की बात कर लेते हैं, जिन्हें लेकर सरकार बेहद सख्त है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसे कंटेंट पर नजर रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें उन्हें इस विषय से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया था। इन प्रावधानों के तहत डीप फेक वीडियोस को बनाने और उन्हें फैलाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डीप फेक को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कानूनन ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के बीच गलत सूचनाओं को फैलने से रोकें। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ये जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट होने के 36 घंटे के भीतर वो ऐसे कंटेंट को हटा दें और उचित कार्रवाई करें। ये कार्रवाई आईटी एक्ट 2021 के प्रावधानों के तहत होनी चाहिए। Compliance requirements by the platforms on misinformation, patently false information, and deepfakes. This has been agreed to by the platforms. I have urged them today and have said that we will follow it up with an advisory and a directive that all platforms must align there and transform their terms of use with their users to be consistent with the 12 areas that are prohibited on the Indian internet under 31B, Rule 31B. And the platforms have agreed in 7 days to ensure that harmonization and that alignment so that every user on every platform is aware that when they use a platform, the platform intends to be a safe and trusted platform, and the platform will not tolerate these 12 types of content, 12 types of information that have been prohibited under the IT Act and the IT rules. और डीप फेक के बढ़ रहे खतरे पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की है साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल से। देश में सख्त कानून है, आईटी कानून है, आईटी के नियम हैं। इसके बावजूद डीप फेक वीडियो, मिस इन्फॉर्मेशन से जुड़े जो कंटेंट हैं वो वायरल हो जाते हैं। क्या वजह है कि लोग जो हैं आसानी से इस तरह के कंटेंट को वायरल करने में कामयाब हो रहे हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है? आज लोग इसलिए कामयाब हो रहे हैं डीप फेक को वायरल करने के लिए क्योंकि कानून में एक लूप होल है और उस लूप होल का शोषण लोग कर रहे हैं। आज की तारीख में भारतवर्ष के पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने का कानून नहीं है, ना ही कोई डीप फेक को रेगुलेट करने का कानून है। हाँ, ब्रॉडली अगर आप चाहें तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के कुछ आप प्रावधान रिलाई कर सकते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि ये कानून ई कॉमर्स के लिए बना था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नहीं बना था। तो लिहाजा डीप फेक के केसेस बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से कवर नहीं होंगे। वास्तविक तौर पर अगर आप देखा जाए तो डीप फेक को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के दायरे में ला सकते हैं, जो चीटिंग के लिए किया जाता है सेक्शन 468 भारतीय दंड संहिता के। लेकिन ये सब इनडायरेक्ट तरीके हैं। साहब देखिए, जब आपकी छत के अंदर अलग अलग सुराग हैं तो केवल भरने से आपके काम नहीं चलेगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही है, कहीं ना कहीं पानी आपके यहाँ आ जाएगा। तो आपको एक नई छत की आवश्यकता होगी, एक नए कानून की, जो विशेष तौर पर न केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानूनी मान्यता दे, वहाँ दूसरी ओर डीप फेक के दुरुपयोग को एक दंडनीय अपराध बनाए, जिसमें घिनौना प्रकार के मैं कहता हूँ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स होनी चाहिए, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी ज़्यादा परिभाषित करने की आवश्यकता है। जी, यानी नए रेगुलेशंस की भी ज़रूरत होगी, नए कानून की भी ज़रूरत होगी। इसमें कोई दो राह नहीं है कि एग्जिस्टिंग कानून इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक के प्रकरण को पूरी तरीके से निपटने में बिल्कुल भी कारगर नहीं रहेगा। हमें नए कानून की ज़रूरत है। हमें देखना है दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। चीन ऑलरेडी दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कानून ले आया है, और हमें देखना है कि जो दुनिया भर में अलग अलग कानून बने हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं, और उसके बाद भारत के परिवेश में हम किस तरीके से अपना नया कस्टमाइज्ड लीगल अप्रोच लेकर आ सकते हैं, वो ज़रूरी है। वरना हमें याद होना पड़ेगा कि बहुत जल्दी ही भारत की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है वो डीप फेक को लेकर एक गिनी पिग एक्सपेरिमेंटेशन ग्राउंड बनने वाली है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
और जम्मू कश्मीर के राजौरी के घने जंगलों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट, पैराट्रूपर सचिन शहीद हो गए। इन 5 शहीदों को राजौरी में श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैनिकों की वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इससे पहले 2 दिनों से ज़्यादा चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की कोशिश भी भारतीय सेना ने नाकाम कर दी थी। यह हवलदार अब्दुल मजीद का आखिरी सफ़र है और यहाँ के सैकड़ों लोग इसको आखिरी वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। उनको यहाँ दफन किया जा रहा है फुल मिलिट्री ऑनर के साथ। हवलदार अब्दुल मजीद 9 पैरा के एक कमांडो थे, स्पेशल फोर्सेस के कमांडो थे, जिन्हें आर्मी के मुताबिक बहादुरी से लड़ के उन मिलिटेंटों को मारा जो पाकिस्तान से आए। हम यहाँ हैं हवलदार अब्दुल मजीद के आबाई गांव जिसका नाम है अजोट। अजोट बिल्कुल नज़दीक है नियंत्रण रेखा के। अंदाज़ा कीजिए कोई पाकिस्तान से आता है, इनकाउंटर करता है, अटैक करता है, यहाँ का सन ऑफ द सॉइल, यहाँ का नौजवान फौजी उसके खिलाफ उठता है और उससे मार गिराता है। यही है इस मिलिटेंसी की हकीकत कि यहाँ के लोग कुर्बानियाँ देते हैं, सिविलियंस हों, फौजियर्स हों, पुलिसमैन हों, और ये पिछले 30-33 साल से होता आ रहा है। और इस इलाके ने बिल्कुल मिलिटेंसी का खात्मा किया था 2003 के आसपास, लेकिन 2021 में बिल्कुल दोबारा मिलिटेंसी ने अपना सर उठाया। मेरे साथ हैं हवलदार अब्दुल मजीद के रिश्तेदार। आप बताएं, आप क्या लगते हैं? जी, अब्दुल मजीद मेरा दामाद है। आपके दामाद हैं। तो आप बताएं क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँ कि जो जज्बा अब्दुल मजीद का था वो सब में होना चाहिए जी, जिसके खातिर उसने अपनी जान दी है जी। इसके अलावा ये कहूँगा कि जो हमारा ये पड़ोसी है, जो हर वक्त हमारा कोई भी आदमी, क्या सिविलियन हो क्या फौजी हो, इससे महफूज नहीं। कितने मेरे इलाके में, मैं इलाके का चौकीदार भी तो मेरे इलाके में बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी सिविलियन ने दी, अपने ज़मीन में, अपने खेतों में, बॉर्डर में, अपने फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे इलाके के लोग चलते रहे। जी जी। आपका शुभ नाम? मीर मोहम्मद। तो आपको जाहिर सी बात है दुख हुआ होगा, आपका दामाद इसमें। जो तो आप जानते हैं, दुख का कोई हो सकता है, कोई सेमा हो सकती है, जिसका दामाद जाए, जिसका परिवार, जिसकी बच्ची बेवा हो, उसके छोटी बच्ची या खूनी रिश्ता भी है, तो उसके दिल में क्या बीती है। तो मैं बस मेरा इतना ही। आपने हमें बताया कि आप बड़े फ़ख्र है आपको, उससे पहले आप ये फ़ख्र है मुझे कि अपनी कुर्बानी देश की खातिर दी है, ये फ़ख्र है। आपको कब पता चला? ये सर 2 दिन पहले पता चला। शाम को 6:30 बजे न्यूज़ देखी मैंने, न्यूज़ में इनका नाम आया, उस टाइम मेरे को पता चला है। तो आपके साथ कब लास्ट पे बात की थी? लास्ट 2 दिन पहले की बोला थी। था? बस हमने बोला बच्चे खाना खाया, बोला खाया खाना, क्या कर रहे हैं, रूम में। तो छोटी बच्ची है, उसने बात की दूसरे लड़के की, अब्बू जी बोलती थी इसको, बड़े अब्बू जी, तो उनसे बातचीत हुई बच्ची के साथ। फिर फैमिली पूरी नहीं की बात, जो इधर थे बाकी बच्चे जो है ना उनके वो पूंछ थे। 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है उनकी। हुआ तो हमको फ़ख्र है इस चीज़ का कि देश के लिए उन्होंने शहादत दी है। तो कौन सी चीज़ आपको ये कहती है, एक बाप ने अभी अपने बच्चे को दफन किया तो फिर आप? हमको थोड़ा ये दिल में जो है ना, हमारा दिल कहता है। एक तो मुंह से कहते हैं आम दुनिया के ये वो है, हमारा दिल कहता है, क्योंकि हमको फ़ख्र है इस चीज़ का। ये हमारी माँ है ज़मीन, जो जिससे हमने, ये जो माँ ने जिसने जन्म दिया, ये दूसरी है। शुरू में जो है ये माँ जिसमें हम पैदा हुए हैं और इसी में जाना वापस मुड़ गए। इसने अपनी गोदी में ले लिया अभी उसको, ऐसे सब ने जाना है। ठीक है सर, इसलिए हमको फ़ख्र है। इससे पहले भी आपके घर का बच्चा था वो नसीर, हाँ, वो भी मारा गया। भतीजा था हमारा, आपका भाई का बच्चा। भाई जो जिसका बच्चा था वो भी इधर ही है, उसकी कब्र भी इधर ही। आपकी जो परिवार में ही क्या सभी लोग फौज में जाते हैं? क्योंकि पूरे गाँव में जी हमारा दरअसल में सब
जितना आदमी है हमारा 30-35 आदमी सब फौज में है, मुलाजिम में सभी, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, आर्मी से कोई रिटायर है। और मेरे ये साले हैं, ये पाँचों के 5 जो है मुलाजिम आर्मी में है, ये एक आर्मी में 4 रिटायर हैं अभी। तो ऐसे ही मतलब पूरे जो है ना देश की हिफाजत के लिए लड़ते रहेंगे जब तक ये जड़ खत्म ना हो, तब तक लड़ते रहेंगे। हर एक आदमी लड़ेगा हमारे लिए, देश के लिए जान कुर्बान। हर एक हमारा पड़ोसी है जो, वो भी यही है कि बात है कि देश के लिए हम खातिर की जो ये आते हैं ना कि ऐसे गरदार लोग जो ये छुप के कुत्ते की तरह काटने वाले, तो इनका कुछ इलाज करो आप। हमारा मतलब ये है। अंदाज़ा कीजिए, एक बाप ने अभी अपने बेटे को दफनाया, लेकिन 2 चीज़ें कहता है। एक, उससे फ़ख्र है कि देश के लिए और देश की मिट्टी के लिए लड़ा और उसी मिट्टी में गया। दूसरी बात, हम सब तैयार हैं जो मिलिटेंसी का खात्मा होना चाहिए। ये है इनके। अंदाज़ा कीजिए, कुछ परसेप्शन मे बी एनीथिंग, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। सवाल इंडिया का में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे भारत की अपनी पहली जहाज विरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर चल रहे अवैध संपत्ति मामले में बड़ी खबर सामने आई है। कर्नाटक सरकार इस मामले में सीबीआई जांच वापस लेने की सिफारिश करेगी। कर्नाटक सरकार ये जांच पुलिस या फिर लोकायुक्त को दे सकती है। बीजेपी सरकार के दौरान इस केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। अब बीजेपी ने इस मामले में राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। Very carefully, the wrong decision that was taken by the last government. We have considered the opinion given by the Advocate General of the last government and also our Advocate General. And we have, the Cabinet has come to a decision that the decision taken was not in accordance with the law. The decision of Cabinet in this regard is totally illegal, against the Constitution. I request D.K. Shivakumar to oppose this decision of the Cabinet, and also I demand Honorable Chief Minister to take back this decision, because in Income Tax Department, so much of money, crores and crores of money has been seized in Karnataka as well as other states in the country. And when Enforcement Directorate is investigating the entire issue, the decision of the Cabinet is totally, it's unfortunate and it's totally illegal. भारतीय नौसेना ने जहाज विरोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह देश की पहली स्वदेशी जहाज विरोधी मिसाइल है। यह मिसाइल नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से फायर की गई मिसाइल ने अपने लक्ष्य को बिल्कुल सटीक तरीके से भेद दिया। इस मिसाइल की खूबियों को विस्तार से समझा रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। खास बात यह है कि देश की पहली एंटीशिप मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। फिलहाल इसका यूजर ट्रायल चल रहा है और डेवलपमेंटल स्टेज में है। डीआरडीओ ने नौसेना के साथ मिलकर पिछले साल भी इसका टेस्ट किया था, जो पूरी तरह से अपने परीक्षण में सफल पाया गया। यह मिसाइल नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर से फायर की गई। फायर की गई मिसाइल अपने टारगेट को बिल्कुल सटीक हिट किया। मिसाइल में स्वदेशी सीकर और रॉकेट गाइडेड तकनीक का भी टेस्ट हुआ, जो 100% सफल रहा। स्वदेशी तकनीक से विकसित यह मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ता है, जो दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आता। ब्रह्मोस मिसाइल में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। यह मिसाइल हर उस हेलीकॉप्टर में लगाया जा सकता है जो स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन से लैस होता है। अगर इस मिसाइल की बात करें तो इसका वजन है 380 किलो, 300 मिलीमीटर का व्यास है, 110 किलोग्राम का वारहेड है और इसकी स्पीड की बात करें तो वो है 988 किलोमीटर प्रति घंटा।
और रेंज है 5 किलोमीटर से लेकर 55 किलोमीटर तक। हालांकि इसी मिसाइल के एक और वर्जन पर काम हो रहा है, उससे इसकी रेंज जो है 350 किलोमीटर तक हो जाएगी। लेकिन उस मिसाइल को लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है उतना वजन का मिसाइल कैरी नहीं कर सकता है। इस मिसाइल के हमले से दुश्मन का किसी भी जहाज को बचना मुश्किल है। इसका निशाना जो है बिल्कुल सटीक होता है। और सबसे अच्छी बात जो है इस मिसाइल में अगर देखें तो जो यूज करने वाला है और जिसने डिजाइन बनाया है, जो डेवलप कर रहा है, सब एक साथ हैं। यानी यूज करने वाला है भारतीय नौसेना और डिजाइन और डेवलप जो है DRDO, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इससे जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता की बात होती है, एक बड़ा कदम होगा कि भारतीय नौसेना को एंटीशिप मिसाइल जो DRDO के द्वारा जो बनी हुई है, उससे नौसेना को एक नई मारक क्षमता मिलेगी, एक नई ताकत मिलेगी समंदर में।